हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। बच्चों, आज की इस क्लास में 10th क्लास हिंदी का हम लोग गदखंड का 3 नंबर चैप्टर पढ़े थे। भारत से हम क्या सीखे, तो आज की इस वीडियो में इसका पाठ का प्रश्न उत्तर को करेंगे। जो भी यहाँ पे VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप सभी क्लास में अंत तक बने रहिए। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू आए हो, जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे पाठ का प्रश्न उत्तर है जो कि कराया जा रहा है, तो चलिए स्टार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। यदि आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखे होंगे तो आपको मालूम होगा। यदि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए बताइए, इसका आंसर यहाँ पे देखेंगे। क्यों बताते हैं लेखक कि जो भारत है यही सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। ध्यान दीजिए, भारत ऐसा देश है जहाँ मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ है। यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय हैं। भारत में भूतल पर ही स्वर्ग की छटा बिखरती हैं। यहाँ की धरती प्राकृतिक सौंदर्य, मानवीय गुण, मूल्यवान रत्न और प्राकृतिक संपदा एवं मनुष्यों के आध्यात्मिक चिंतन से परिपूर्ण है। मनुष्यों का बता सकते हैं यहाँ पे, यह जीवन को सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान एवं वातावरण का सानिध्य मिलता है जो भूमंडल में अन्यत्र नहीं है। जो यहाँ का वातावरण है, यहाँ के जो सौंदर्य है, यह भूमंडल में लेखक बताते हैं इस पूरे धरती पर अलग कहीं भी नहीं है। इसलिए जो भारत है यह एक परिपूर्ण देश है प्राकृतिक सौंदर्य से। नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन देखिए, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। लेखक जो बताते हैं सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो गाँवों में हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों हो सकते हैं, ये सभी बताना है आंसर में। आंसर आपको लिखना है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गाँवों में हो सकते हैं। भारत की सारी परंपरा का आधार ऋषि और कृषि पद्धति है। ऋषि और कृषि पद्धति, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कृषि ही होना चाहिए। कृषि और कृषि पद्धति हैं। गांव में ग्राम पंचायत व्यवस्था देखने को मिलेंगे, कृषि व्यवस्था, मंदिर व्यवस्था आदि, जो केवल मौलिक रूप से देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए या गाँवों में होता है जो कि पंचायत होता है, कोई भी कार्य हो तो गाँवों में क्या होता है, पंचायत मुखिया, ये सभी व्यवस्था है जो कि यहाँ भारत के गाँवों में देखने को मिलता है। अन्यत्र यह है जो कि आपको नहीं मिलेगा भारत जैसा। नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। क्वेश्चन है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यह किनके लिए वांछनीय है और क्यों वांछनीय है, ये बताना है। ध्यान दीजिएगा, आंसर क्या लिखना है आपको। भारत को पहचान करने वाली दृष्टि भारतीय सिविल होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित हुए अंग्रेज अधिकारियों के लिए है। देखिए मैक्समुलर जी बताते हैं कि जो भारत का पहचान है यह भारतीय सिविल सेवा में जो चयन होते हैं युवाओं, उनके लिए है। भारत में पहुंचने के बाद वहां से ज्ञान, सामाजिक व्यवस्थाएं, विज्ञान आदि का संग्रह और उन्नयन करने की दृष्टि हो। सर विलियम जोन्स की तरह नए युवा अधिकारी भी स्वप्नदर्शी हो और गंगा सिंधु के मैदान में संग्रहणीय वस्तु एवं विद्या इंग्लैंड लावे। यह था जो कि बताते हैं मैक्समुलर जी। नेक्स्ट देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, दबा के लाइक और शेयर कीजिए। और 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। बताइए आप लोग क्या होगा इसका। चलिए आंसर ध्यान दीजिए। आंसर, लेखक ने कहा है कि भारत अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है जो भारत में आपको पर्याप्त अवसर मिलेंगे। लोकप्रिय शिक्षा से संबद्ध हो या उच्च शिक्षा से, यदि आप लोकप्रिय शिक्षा की बात करें या उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन की बात करें, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानूनी मसला, सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों न हो,
भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता। देखिए, यदि आप लॉ की बात करें, कानून की बात करें, उसके बाद जो यहाँ की जो विधि व्यवस्था है, कानूनी मसला है, उसके बाद यहाँ पे जो हो गया, यहाँ के जो योग्य बातें हैं, यहाँ की अन्यत्र चीज़, बहुत सारे चीज़ों है जो कि बताते हैं आपको कहीं भी है जो कि अलग देशों में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जो भारत है यह एक लोकप्रिय प्रयोगशाला है। आगे ध्यान दीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों। देखिए, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बताते हैं कि और उसमें एक दुर्भाग्य भी होता है कि दारिस नामक सोने का सिक्का है जो कि मिलता है, और यह है जो कि अपने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है वारेन हेस्टिंग्स, जो कि जो मेरे द्वारा दिया गया एक उपहार के रूप में ग्रहण किया जाएगा। ये वारेन हेस्टिंग्स सोचते हैं, लेकिन वह कंपनी है जो कि इस सिक्के को गला देता है। इसी के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में थोड़ा लिख देना है। देखिए, वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। देखिए, एक घड़ा था जिसमें कि 172 सिक्का था। दारिस किन चीज़ का सिक्का था, तो सोना का सिक्का था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिया कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी। यह सोचकर है जो कि वारेन हेस्टिंग्स ने वह सिक्का को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। लेकिन देखिए, कंपनी के निदेशक था, बड़ा छोटा था। कंपनी के निदेशक उसका ऐतिहासिक महत्व समझा नहीं, उसका महत्व समझा नहीं, क्या किया, और उन मुद्राओं को गला डाला। देखिए, महत्व समझा नहीं कि अरे यार इसका क्या महत्व है, और क्या किया, तो इसे गला दिया। वारेन हेस्टिंग्स के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना था, और यह सिक्का था जिसे कि गला दिया गया था। यही वारेन हेस्टिंग्स के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना था। और क्या घटना हो सकती है, देखिए, एक गिफ्ट के तौर में उन्होंने है जो कि अपने कंपनी को सिक्का दिया, और क्या किया, आपको गिफ्ट देगा और आप उसका बर्बाद कर दीजिए उसी के सामने, कैसा है जो कि अनुभव होगा। यही हुआ वारेन हेस्टिंग्स के साथ भी, कि उन्होंने अपना गिफ्ट समझ करके उन्हें दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, और सिक्का को वह गला डाला। अब फिर वह सोचा कि आगे से सावधानी रहे कि ऐतिहासिक वस्तुओं को बचाया जाए। तो फिर वारेन हेस्टिंग्स ने सोचा कि अब ऐसी वस्तु मिले तो अपने पास सुरक्षित रखें, उसे बचाया जाए। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है तो जल्द से लाइव चैट में एक स्माइल इमोजी सेंड कर दीजिए। बिल्कुल स्माइल, चेहरे पर स्माइल के साथ पढ़ना है। और ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। नीति कथा के बारे में पूछा गया है। नीति कथा जो कि एक यहाँ पे आप कहावत के तौर पे ले सकते हैं नीति कथा को। जैसे कि देखिए, लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नवजीवन का संचार हुआ है। बताते हैं लेखक की नीति कथा के कारण है जो कि नवजीवन का संचार हुआ है। ऑब्जेक्टिव में भी यह क्वेश्चन आपको मिला होगा। समय समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित रही है। भारत में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाता है। जो भारत में जो भी यहाँ पे प्रसिद्ध आप कहावत की बात कीजिए, उसके बाद जो दंत कथा है, इसका जो उद्गम स्रोत है वह माना जाता है बौद्ध धर्म को। किंतु इसमें निहित समस्याएं समाधान की प्रतीक्षा में है। लेखक ने एक उदाहरण देकर बताया है कि शेर की खाल में गधा वाली कहावत सबसे पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो के क्रिस्टल में मिलती है। क्रिस्टल होगा यहाँ पे। इसी तरह संस्कृत की एक कथा यूनान के एक नीति कथा से मिलती है, अर्थात भारतीय नीति कथा यूनान से कैसे जुड़ी, यह एक शोध का विषय है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं। देखिए, मैक्स मुलर जी यूरोप के साथ जो भारतीयों का व्यापार है इसके बारे में संबंध बताते हैं। क्या बतलाते हैं, चलिए उसी को यहाँ पे लिख देना है, सिंपल सा बात है। देखिए, हाथी दांत भी इसमें एक प्रचलित में आया है। ध्यान दीजिएगा, लेखक के अनुसार यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। साथ ही इन देशों के व्यापारिक अध्ययन करने पर कुछ संस्कृत शब्दों का प्रयोग है जो कि मिलता था।
इन संस्कृत शब्दों के आधार पर प्रमाणित होता है कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ऑफिसर से निर्यात की बात, देखिए निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है, ये सभी वस्तुएं हैं हाथी दांत, बंदर, चंदन, मोर, ये सभी का बात है जो कि बाइबिल में किया गया है। वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती। ऐतिहासिक अध्ययन से यह भी ज्ञात है कि 10वीं 11वीं सदी में भारत के साथ यूरोपीय व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। देखिए पूछा जाएगा कि शाहनामा का रचना काल क्या है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। शाहनामा का रचना काल है वह 10वीं 11वीं सदी है। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। भारत के ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट करें। भारत के ग्राम पंचायतों की बात किया गया है, इन्हें लिखना है, विस्तार से ध्यान दीजिएगा। लेखक युवा अंग्रेज अधिकारी जो भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित हुए थे, उनके लिए भारत के ग्राम पंचायतों का महत्वपूर्ण अर्थ बतलाया है। अत्यंत सरल राजनैतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबद्ध प्राचीन युग के कानून की पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं, उनके महत्व और वैशिष्ट्य को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी हो तो इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन सुयोग्य अनायास ही मिल जाएगा। आई होप आप सभी समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? बिल्कुल गुरुजी, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। धर्म की दृष्टि से बात किया गया, यहाँ पे धर्म की दृष्टि से बात करें तो इसमें भारत का क्या महत्व है, चलिए देखते हैं इसे। ध्यान से देखेंगे, भारतीय प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षीयमान रूप से प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत किस धर्म की भूमि है, तो वैदिक बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मत मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। मत होता है कि चलिए ये देखिए, आपको भी देखने को मिलता होगा व्हाट्सएप पे। सबसे बड़ा आपके लिए एग्जाम्पल हो सकता है कि यह मैसेज है, इसे 10 लोगों में फॉरवर्ड करो तो 20 लोगों में फॉरवर्ड करो, आपको यह चीज़ मिलेगा। यही है जो कि एक मत मतांतर है, इसी को बोला गया है। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, ध्यान। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। भारत के बारे में पूछा गया, यह अतीत और सुदूर भविष्य को किस तरह जोड़ता है, इसे स्पष्ट करना है। ध्यान देंगे आंसर। भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। वहाँ आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। आप आज की किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए, वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबद्ध हो या उच्च शिक्षा से, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी बात हो, चाहे इधर उधर घूमने संबंधी बात हो या कानून की बात हो, लॉ की बात हो, अन्य कोई कानूनी मसला, सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों न हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता है। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। अरे यार फिर से 11, चलिए सही है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, मैक्समुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं। देखिए संस्कृत की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं बताए हैं मैक्समुलर जी ने, इसे यहाँ पे ध्यान दीजिए। संस्कृत से सबसे पहले विशेषता इनकी बात करें तो यह सबसे प्राचीन भाषा है। भारत की सबसे पुरातन भाषा की बात करें तो कौन है, तो संस्कृत है। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। ग्रीक भाषा से भी जो संस्कृत का काल है वह पुराना है। ज्यों ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा और इसी से भाषाओं का पारस्परिक
संबंध भी स्पष्ट हो गया। निश्चित है संस्कृत इन सब भाषाओं की अग्रजा है। बिल्कुल ही संस्कृत है जो कि एक पुरातन भाषा है और सभी भाषाओं के अग्रजा है, मतलब उससे पहले का है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? लेखक है वह वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? देखिए, किसी देश अथवा राज्य की प्राचीन कालीन इतिहास को जानने के लिए आवश्यक है कि पहले हम वहाँ की भाषा की प्राचीनता को जानें। सबसे पहले उसका प्राचीन इतिहास की बात करना है तो आपको भाषा को समझना बहुत आवश्यक है। यदि हम यह जानना चाहेंगे कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं। देखिए, बताया गया कि आर्य लोग थे वह चूहे के बारे में जानते थे। क्या थे? चूहे के बारे में जानते थे। तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। तो चूहा के बारे में जानते थे या नहीं जानते थे, यह कैसे पता चलेगा? तो उसका जो शब्दकोश देखेंगे। कैसे पता चलेगा? उसका शब्दकोश देखने पर। और भाषा के सहारे आर्यों के विभाजन से पूर्व सभ्यता एवं सांस्कृतिक अवस्था को जाना जा सकता है। देखिए, संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन तीनों भाषाओं के एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत पहुंचने के लिए हमें बहुत पीछे हटना होगा। यदि आप संस्कृत की उद्गम स्रोत देखना चाहेंगे, यानी संस्कृत का शुरुआत कहाँ से हुआ, ग्रीक का शुरुआत कहाँ से हुआ, तो यह सभी जानने के लिए जो कि आपको पीछे जाना होगा, पीछे हटना पड़ेगा। सम्मिलन स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियाँ एक दूसरे से पृथक हुई थी। अतीत के अध्ययन से हम पाते हैं कि आदि आर्य भाषा चिंतन परंपरा के प्रवाहों के उतार चढ़ाव से घिसने वाली चट्टान रही है। देखिए, लेखक इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता है और इसी को है जो कि लेखक वास्तविक अर्थ में इतिहास मानते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों और दुराचारों, अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है। कहीं अधिक है जो कि इसका ज्ञात हो चुका है और पठनीय है। तो ये था जो कि क्वेश्चन। और अगला है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पश्चात जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए? देखिए, पूछते हैं कि संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पश्चात जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुआ? संस्कृत की छोड़ दिया जाए तो इसका लाभ क्या हुआ? चलिए, मेन रूप से यहाँ पे लाभ की बात किया गया है। तो संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन के पश्चात मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने हैं तथा लाखों करोड़ों अजनबियों अथवा बर्बर समझने वाले लोगों का भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे हैं, अपितु इसने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखलाया है जो पहले नहीं हो पाया था। देखिए, संस्कृत के कारण है जो कि मानव का एक वास्तविक रूप प्रकट हो पाया है। किस भाषा के कारण? तो संस्कृत के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न 14 देखिए, लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक मतलब नए आने वाले लोगों के अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है और क्यों? देखिए, नए आने वाले पीढ़ियों को लेखक बताते हैं कि क्या करना चाहिए, उन्हें कैसा है जो कि सोच रखना चाहिए, कैसा ड्रीम रखना चाहिए जो कि उसे पूरा कर सके, यही बताना है। देखिए, लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को सर विलियम जोन्स की तरह, यहाँ पे होगा जोन्स की तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया गया है, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट का दर्शन करते हुए जो अनुभव किया था वह सुखद था। उन्होंने अनुभव किया था कि एशिया की यह भूमि नानाविध विज्ञान की धात्री है। सर विलियम जोन्स आए थे तो बहुत ही जो कि अच्छी आनंदमय अनुभव पा रहे थे। आनंददायक ललित कथा, उपयोगी कलाओं की जननी, एक से बढ़कर एक शानदार कार्यकलापों की दृश्य भूमि, मानव प्रतीक्षा की जननी एवं धार्मिक विकास की केंद्र भूमि तथा रीति रिवाज, परंपराओं, भाषा की दृष्टि विविधता के कारण सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखे जाने वाले पवित्र भूमि है। आगे देखिए, अगला यह लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय
स्पष्ट कीजिए। देखिए लेखक नया सिकंदर किसे बताते हैं, क्या यह कहना सही है, यही बताना है। तो लेखक है जो कि नया सिकंदर भारत को समझने, जानने एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नवागंतुक अन्वेषकों, पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है। नवागंतुक इन्होंने बोला है किनको, तो जो भारत में नए नए आते हैं अन्वेषक, ये पर्यटक होते हैं, यहाँ पे घूमने आते हैं, उन्हीं को बोले हैं और बताते हैं कि जब वह भारत आए तो भारत के बारे में समझने की प्रयास करें। यहाँ की जो नवगंतुक लोग होंगे भारत के बारे में समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे क्या क्या है, आनंद में रहें। भारत विजय का सिकंदर ने स्वप्न देखा था, उसी प्रकार आज भी भारतीय को निकट से जानने के नवीन स्वप्नदर्शी को आज का सिकंदर कहना अतिशयोक्ति नहीं है, यह उचित है। लेखक ने कहा है कि नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गंगा और सिंधु के पुराने मैदान में अब उसके विजय करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा है। आज भी अध्ययन, शोध, विश्व की विविध प्राचीनतम ज्ञान, विकास सूत्र, उसके बाद देखिए प्राच्य देशों के इतिहास, जो प्राचीन देशों के इतिहास है, साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजय प्राप्त किए हैं भारतीय लोगों ने। और विश्व के सर्वांगीण विकास हेतु आज भी भारतीयता का सम्यक ज्ञान की आवश्यकता को लेखक ने अनिवार्य बताया है। साथ ही साथ भारत में असीम संभावनाएं पर बल दिया है। तो यह था जो कि इस पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आई होप आप सभी इसे अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो यह ज्वाइन कीजिए कृतज्ञ क्लासेज का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।